जय श्री कृष्ण स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट्स के बुक के क्वेश्चंस करेंगे आरबीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड। चलो शुरू करते हैं। तो अब शुरू करते हैं हम सॉल्यूशंस। पहले हम ले रहे हैं वेरी शॉर्ट टाइप्स क्वेश्चंस। बेटा पहला क्वेश्चन है व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड, दूसरा है व्हाई द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज डेफिनाइट, तीसरा और चौथा एक कंडीशन क्वेश्चन है रीजनिंग टाइप। तो पहला क्वेश्चन है व्हाई सॉलिड्स आर रिजिड, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या लिखा है, उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं एटम्स आयंस मॉलिक्यूल्स, उनकी पोजीशन फिक्स होती है, उनके अंदर इनकम्पैरेबल नेचर है, डेफिनेट शेप है। साथ के अंदर आप जोड़ना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड बिटवीन दीज कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ये मेन है, इससे इसका नेचर हो गया रिजिड। वॉल्यूम डेफिनेट क्यों, अगर उसका नेचर रिजिड है तो वॉल्यूम भी होगा। सेम चीज है, क्लोजली पैक्ड, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिजिड नेचर, दैट्स व्हाई दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन। थोड़ा सा रीजनिंग है। क्या कहा उसने, बहुत वेरी हार्ड कंपाउंड इज इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब बैड कंडक्टर, दिस इज ठीक है ना। फ्यूज स्टेट, फ्यूज का मतलब हो गया मॉल्टन स्टेट, मतलब वो सॉलिड और मॉल्टन दोनों के अंदर बैड कंडक्टर है और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है। तो ध्यान से अगर देखें, जो सॉलिड और मॉल्टन अवस्था में बैड कंडक्टर है वो हमारे पास एक ही तरह के कंपाउंड्स है, कोवेलेंट कंपाउंड, जिसमें हम आते हैं जाइंट, डायमंड, ग्रेफाइट और भी कुछ, सिलिका। ग्रेफाइट एक अपवाद है, तो डायमंड को हम इसमें ले सकते हैं। उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और वो बैड कंडक्टर है, तो आंसर हो गया कोवेलेंट नेचर वाले। एग्जाम्पल अगर आप इसमें जोड़ना चाहें तो आप लिख सकते हैं डायमंड या सिलिका कार्बाइड, ठीक है। नाउ फोर्थ, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल एंड डक्टाइल। तीन प्रॉपर्टी है, गुड इलेक्ट्रिसिटी, मेलिएबल, डक्टाइल। देखो कंडक्टर ऑफ गुड इलेक्ट्रिसिटी दो आते हैं, आयनिक भी होते हैं और मेटेलिक भी होते हैं, लेकिन साथ में प्रॉपर्टी डाल दी मेलिएबल और डक्टाइल। मेलिएबल जाते हैं जिसकी शीट्स बनती है, और डक्टाइल जिसके क्या बनते हैं, वायर। इसकी क्या बनती है, शीट, जब हैमर करते हैं। ये दोनों प्रॉपर्टी किससे पाई जाती है, केवल मेटेलिक सॉलिड्स में। एग्जांपल के लिए हो सकते हैं ऑरम यानी गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, आयरन, ईटीसी वगैरह वगैरह। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर करते हैं। तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय लेटिस पॉइंट। वैसे तो हमने लेटिस पॉइंट में पूरा लेक्चर लिया है। स्पेस के अंदर मैंने 3 डॉट कर दिए, देखिए 1 2 3 मिला दिया, आप बोलोगे ट्राइंगल, मिला दिया स्क्वायर, रेक्टेंगल, सो मेनी एस। तो उसको समझाया कैसे, हमने एक स्पेस बनाया, कुछ डॉट्स किए, डॉट्स को मिला दिया, हमें एक छोटा सा क्यूब मिल गया। वो क्यूब किसी बड़े क्रिस्टल का छोटा सा पॉइंट हो सकता है, इसलिए वो हमारे लिए क्या हो गया, लेटेस्ट पॉइंट। सच अरेंजमेंट ऑफ इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट्स है, लेकिन मेन कौन से ले रहे हैं उसमें, 3 पॉइंट्स, इज कॉल्ड स्पेस लेटिस, और स्पेस लेटिस के साथ लेटिस पॉइंट, यानी कि आपके यूनिट सेल की हम बात जो करते हैं वही आपका लेटिस पॉइंट है। नेम द पैरामीटर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिसकी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है यूनिट सेल के अंदर। बेटा 6 होती है, डायग्राम से देखो आप, इसके अंदर लेंथ 3 है, ए बी सी, और अल्फा बीटा गामा इनके बीच के एंगल्स हैं। ये 2 चीज़ें हैं, लेंथ और एंगल्स, इसके पैरामीटर्स हैं। तो टोटल कितनी हो गई, 6, ए बी सी, अल्फा बीटा एंड गामा। ये 6 चीज़ें किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड को ढंग से करेक्टराइज कर सकती है। उसमें एंगल्स क्या हैं क्या नहीं, हमने एक टेबल बनाई थी C.HMT, जिसमें अलग अलग इसके एंगल्स थे, अलग अलग इसके एजेस की लेंथ थे, उससे 14 ब्रेवोस लैटिस बने थे, वो इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस किए जा सकते हैं। 7th क्वेश्चन, व्हाट इज द 2D, दिस इज 2D, डायमेंशन ऑफ कोऑर्डिनेशन टू कंबाउंड मॉलिक्यूल्स। तो मैंने स्क्वायर का 2D बनाया, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, हमने इसको 2D यहाँ पे बनाया। और बेटा 2D बनाने पर ये वाला पार्ट एक छोटा सा स्क्वायर बना रहा है, ये वाला पार्ट एक छोटा सा स्क्वायर बना रहा है, और करीबन करीबन 4 नेबर से जुड़ रहा है, इसलिए तक कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटिस हैज हाईएस्ट कोऑर्डिनेशन एफिशिएंसी। इसके अपने डेरिवेशन किए हैं हमारे वीडियो के अंदर, SCC, SCP और BCG, और इसके अंदर हमने देखा इसका 52 है, इसका 68 है और इसका 74 है। तो 74 वाला हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट। एंड द 9th क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट का सबसे लास्ट है, एमोरफोरस बताओ। एमोरफोरस, मॉर्फोरस का मतलब रेगुलर, ए मतलब इरेगुलर, तो ये इरेगुलर हो गया। तो ऐसे सॉलिड जिसके पार्टिकल्स इरेगुलरली अरेंज हो, ऐसे पार्टिकल जिसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर हो, जिनमें आइसोट्रोपी नेचर हो, जिनकी टेम्परेचर मेल्टिंग की रेंज ऑफ ऑर्डर है, रेंज ऑफ ऑर्डर है, एक फिक्स नहीं है, और क्लीवेज उसका कैसा है बेटा जी, इरेगुलर। वो सारे पॉइंट अगर वो है तो एमोरफोरस। गिव्स ऑफ एग्जांपल्स दे दिए, प्लास्टिक, रबर,
टेफ्लॉन एंड ग्लास। इसके बाद अब हम लेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसके अंदर ये वेरी शॉर्ट थे, ये एक नंबर के हैं, टू द पॉइंट आपको बोर्ड में इसके आंसर देने हैं। अब हम लेते हैं वेरी शॉर्ट। नाउ शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। उन्हें पहला क्वेश्चन है बेटा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज एमॉर्फोरस एंड क्रिस्टलाइन। कुछ एग्जांपल दे देंगे, जैसे यहाँ दिए हुए हैं पॉलीयूरेथेन, सेलोफेन, पीवीसी, टेफ्लॉन, फाइबरग्लास, नेफ्थलीन, कॉपर, बेंजोइक एंड पोटेशियम नाइट्रेट। इन्हें हमें डिस्टिंग्विश करना है, कर दिया हमने। क्या कर रखा है हमने, पॉलीयूरेथेन, सेलोफोन, पीवीसी, टेफ्लॉन, फाइबरग्लास, एमॉर्फोरस है। अब आप कहोगे कैसे? देखो भैया, पीवीसी एक पॉलीमर है, टेफ्लॉन एक पॉलीमर है, साफ पता पड़ता है कि उसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगी, सॉफ्ट होगी कपड़े की तरह। फाइबर ग्लास यानी ग्लास, क्वार्ट्ज ग्लास नहीं का है, फाइबर ग्लास, तो वो भी एमॉर्फोरस। अब दो नाम नए हैं आपके लिए, पॉलीयूरेथेन एंड सेलोफेन। जिसके आगे पॉली लग गया मतलब पॉलीमर है, तो पॉलीयूरेथेन भी पॉलीमर है। अब बात आई सेलोफेन। सेलोफेन एक तरह का जिलेटिन लाइक पेपर होता है, पेपर का जो प्रोडक्ट है, प्लास्टिक कवरिंग में जो काम आता है, पैकिंग के अंदर बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट, वो भी आपका एक प्लास्टिक टाइप है। ये भी हो गया आपका पॉलीमर, यानी कि सारे हो गए एमॉर्फोरस, क्योंकि इनके पास शॉर्ट रेंज है और ये आइसोट्रोपिक नेचर में होंगे। नाउ नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, कॉपर एंड पोटेशियम नाइट्रेट। तो भैया बेंजोइक एसिड एंड पोटेशियम नाइट्राइट और नेफ्थलीन को अगर स्ट्रक्चर देखें हम, अगर उनका स्ट्रक्चर बनाएं, तो नेफ्थलीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, और ये अगर बनाते जाएं हम तो एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर हमें देखने को मिलेगी। यही चीज अगर हम बात करें कॉपर में, यही चीज बात करें पोटेशियम नाइट्रेट में, तो सब में एक लॉन्ग रेंज ऑर्डर में देखने को मिलेगी। इसलिए ये हो गए आपके क्रिस्टलाइन। ये क्या हो गए आप लोग के क्रिस्टलाइन, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट सुपर डुपर क्वेश्चन है भैया, हमेशा आता है बोर्ड के अंदर, पुराने पेपर देखिएगा। इसलिए यहाँ पे तारों की मैंने खूब सारी स्टार्टिंग लगा दी है। क्वेश्चन है, वाई ग्लास इज कंसिडर्ड सुपर कूल लिक्विड। कई बार आता है व्हाट इज सूडो सॉलिड, और कई बार आ जाता है कि ओल्ड बिल्डिंग्स विंडो ग्लास बल्कि क्यों होते हैं, क्यों इमेज अच्छी नहीं दिखती है। सारी बात एक साथ करेंगे, समझेंगे इसको। क्या लिखा है, ग्लास इज एमॉर्फोरस सॉलिड एंड दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो वेरी स्लोली ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। ये इसकी प्रॉपर्टी है, एमॉर्फोरस सॉलिड की प्रॉपर्टी है। धीरे धीरे टेम्परेचर के अंदर वो धीरे धीरे फ्लो होगा। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन ओल्ड बिल्डिंग विंडो ग्लासेस एज दीज ग्लासेस आर थिकर एट बॉटम। एक बनाते हैं डायग्राम छोटा सा समझाने के लिए, 3D इफेक्ट डालेंगे हल्का सा। थोड़ा सा नीचे से मैंने देखो बहुत ज़्यादा एज इसकी, ये देखो थिक कर दी है, ये एज मैंने इसकी थिक कर दी है नीचे से। ऊपर जो जाओगे पतली होती जाएगी, ऊपर जो जाओगे पतली हो जाएगी। ये मैंने कांच का टुकड़ा बनाने की कोशिश की है, ये बताने के लिए कि ये वाला इसका बहुत ज़्यादा नैरो एंड होगा, पतला होगा, जबकि दिस बॉटम पार्ट इज मच थिकर। तो ये थिकर है क्यों? क्योंकि ग्लास धीरे धीरे फ्लो हो रहा है नीचे की तरफ। क्यों फ्लो हो रहा है? ड्यू टू टेम्परेचर। 10 साल नहीं, 50 साल नहीं, 100 साल पुरानी बिल्डिंग है, रोज उसके ऊपर हीट हो रही है, रोज उसके ऊपर सनलाइट की हीट आ रही है, और वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो धीरे धीरे नीचे मेल्ट हो रहा है, धीरे धीरे वो फ्लो हो रहा है। जैसे नीचे का पार्ट थिक हो जाएगा, और उस थिक पार्ट से आप कोई चीज़ देखोगे तो मिल्की दिखेगी, बल्कि दिखेगी। इसलिए इसको एक नाम देते हैं सुपर कूल लिक्विड। लिक्विड की तरह है, ठंडा है, लेकिन फ्लो हो रहा है। ये ही चीज़ को कहलाती है सूडो सॉलिड। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सूडो सॉलिड, ये सूडो सॉलिड भी कहला सकता है। यही आंसर सूडो सॉलिड के लिए भी आप दे सकते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखो, रीजनिंग क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा प्रयास किया क्वेश्चन देखिए, टॉपिक समझाने के बच्चे को। उन्होंने कहा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड इज ऑब्जर्व टू हैव सेम वैल्यू। अगर किसी सॉलिड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सभी डायरेक्शन में सेम वैल्यू है, इसका मतलब बंदा जो है वो आइसोट्रॉपिक है। वो सॉलिड कैसा है? आइसोट्रॉपिक। तो वो पूछा है कमेंट ऑन द नेचर, किस प्रकार का सॉलिड है जिसमें आइसोट्रॉपिक नेचर है, वो कैसा हो गया दोस्तों? एमॉर्फोरस। अब वो कह रही थी क्लीवेज कैसी होगी, हमने पढ़ी है एमॉर्फोरस की क्लीवेज कैसी होती है? इर्रेगुलर, क्योंकि वो एमॉर्फोरस है, उसकी आइसोट्रॉपिक नेचर है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, तो उसकी एक प्रॉपर्टी ये भी है, इर्रेगुलर। 1 मार्क्स क्वेश्चन आता है। नाउ फोर्थ, इट इज अगेन ए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। रास्ता में कई बार ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं। क्लासिफाई द सॉलिड ऑन डिफरेंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर इंटरमोलिकुलर फोर्स। कैसा फोर्स है? मेटेलिक फोर्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फोर्स है, पोलर फोर्स है, डाइपोल डाइपोल फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स है उसके ऊपर। तो देखो K2SO4 और ZnS ये एक सॉल्ट है। कैसे सॉल्ट है? कैटायन एनाइन, प्लस माइनस, इसलिए इनके बीच में आयनिक फोर्स होगा, इसलिए इनको आयनिक कर दिया। टिन
और यहाँ पे रुबिडियम, ये डायरेक्ट मेटल है, इसमें कोई और चीज़ नहीं, प्योरेस्ट फॉर्म है, इससे मेटेलिक फोर्स हो गया। और दोस्तों यहाँ पे पहले इसको ले लेते हैं ग्रेफाइट और सिलिकॉन कार्बाइड। ये ग्रेफाइट के अंदर कोवेलेंट नेचर होता है, जाइंट स्ट्रक्चर सेम लाइक डायमंड, मैंने पहले ही बोल रखा है, सिलिकॉन कार्बाइड नेक्स्ट टू द डायमंड, ये उतना ही हार्ड होता है, इसके अंदर भी कोवेलेंट फोर्स है। अब बचा हमारा एक पार्ट जिसमें हम पढ़ते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर और हाइड्रोजन। तो बेंजीन, यूरिया, ये जो हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड में आते हैं। तो बेंजीन आ रही है नॉन पोलर में, यूरिया पोलर है। अब आप कहोगे सर यूरिया पोलर क्यों है? तो यूरिया का फॉर्मूला आपको मैं यहां बना देता हूं समझाने के लिए। ये यूरिया का फॉर्मूला है। अब इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, इसलिए पोलर है। एमोनिया, एमोनिया भी देख लेते हैं, NH3, तो इसके अंदर भी लोन पेयर है, एक प्लस है और एक माइनस है, ये भी आपका पोलर हो गया। तो ये दोनों पोलर मॉलिक्यूलर है। वाटर, पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। और आपका आर्गन, आर्गन आपको पता है ना, सबसे लास्ट ग्रुप हमारा जो है वो नॉन पोलर गैसेस हैं, इसलिए हीलियम के नीचे जो आर्गन आ रही है वो भी आपकी क्या हो गई, नॉन पोलर। ये आपका नॉन पोलर सॉलिड, ये आपका नॉन पोलर सॉलिड बेंजीन, यूरिया अमोनिया आपका पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, और वाटर आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनके आगे आप एक वर्ड लिख सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यहाँ भी लिख सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो नाउ इस तरह से हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th क्वेश्चन हमारा, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड। देखो एक छोटा सा टॉपिक है ये, आयनिक सॉलिड कभी भी सॉलिड स्टेट के अंदर बैड कंडक्टर रहेगा, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते नहीं बेटा, फ्री आयंस होते नहीं है। जबकि मॉल्टन और एक्वा स्टेट के अंदर वो गुड कंडक्टर होगा। उसी के बारे में पूछा है, रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा अपन ने, इन आयनिक सॉलिड कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, क्योंकि वो आयनिक सॉलिड आयंस होंगे प्लस या माइनस। दीज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड दीज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव विद इन द सॉलिड। उसी सॉलिड के अंदर मूव नहीं कर सकते। जब कहीं चीज के अंदर कोई मूवमेंट नहीं है तो वो वाकई में बैड कंडक्टर होगा। इलेक्ट्रिसिटी को मूव करने के लिए उसके अपोजिट या तो इलेक्ट्रॉन या आयन का एक ड्रिफ्ट चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मिलेगी। Hence act as poor or bad conductor of electricity, but in molten or in aqueous, aqueous मैंने जानबूझ के लिया है, कभी कभी aqueous का भी आ जाता है, जैसे नमक को पानी में घोल दिया हमने, सेम आंसर रहेगा। aqueous state, these ions are easily or freely move within the solid, so act as गुड कंडक्टर। यानी कि रीजन पूछा है किस कंडीशन के अंदर आयनिक में वो गुड कंडक्टर है, किस में वो पुअर कंडक्टर है। दूसरा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है 6th, देखिए क्या है ये, ए कंपाउंड ऑफ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स पूछे हैं उसने, वो भी 0.5 मोल में। तो हमें 1 मोल के निकालने होंगे, 1 मोल के आधे कर देंगे, वो आ जाएगा 0.5 मोल। और हम जानते हैं अगर हम कोई क्यूब बनाए, आंसर बाद में बात करेंगे, पहले हम एक बात करते हैं, अगर हम कोई क्यूब बनाए तो उस क्यूब के अंदर एक पोजीशन पे, क्योंकि ये हेक्सागोनल है, वो FCC की तरह बनेगा, ध्यान दीजिएगा, उसके अंदर ये उनकी पोजीशन रहेगी इस तरह से, और ये एक वॉइड बनेगा। सेम वॉइड यहाँ पर भी उनका एक पोजीशन रहेगी और ये एक उनका वॉइड बनेगा। ये वॉइड जो है ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं दोस्तों, और इन दोनों को अगर हम मिक्स कर दें, मिला लें इनको हम, तो ये पूरा का पूरा एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है। यानी कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ जेड होंगे या जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उतने ही क्या होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, और उसके डबल होंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये आपकी एक टॉपिक की समरी है जो आपको पता होना चाहिए। उसके ऊपर क्वेश्चन है, मिटा देता हूं मैं इसको, समझाने के लिए किया था मैंने कि एक क्यूब के अंदर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व किया इसको अपन ने। हम जानते हैं इन 1 मोल देर आर दिस मच एवोगैड्रो नंबर, तो 0.5 मोल में क्या हो जाएगा, उसे इंटू करेंगे जस्ट हाफ हो जाएगा, क्योंकि हम कैलकुलेशन करेंगे, इट बिकम 3.011 10⁻23 पार्टिकल्स। ये उसके अंदर पार्टिकल्स मिल जाएंगे 0.5 मोल में। अब जितने पार्टिकल्स हैं उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हैं, ये हम जानते हैं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए क्रिस्टल और क्यूब। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो गए भैया, 3.001। और टेट्राहेड्रल वॉइड्स हम जानते हैं उसका जस्ट डबल होगा, तो 2 इंटू गिवन वैल्यू इट बिकम 6.022 इंटू 10⁻23। अब क्वेश्चन क्या पूछा उसने, हाउ मेनी टोटल, सॉरी हाउ मेनी टेट्राहेड्रल के ऊपर क्या दिया है,
यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। तो टोटल का मतलब सम ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल दोनों को जोड़ दिया, ये आपका हो गया आंसर। अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स आ जाता है। नाउ हम अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो अब हमारा 7th और 8th क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जब बेटा मैं स्टार लगा देता हूँ इसका मतलब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बोर्ड ने बार बार पूछे हुए हैं, बोथ स्टेट बोर्ड सीबीएसई बोर्ड। नाउ क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, एक कंपाउंड इज फॉर्म ऑफ 2 एलिमेंट्स m and n, जिसमें एलिमेंट n ने सीसीपी पैटर्न लिया है, उसका m एलिमेंट उसका 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई कर रहा है। इसका मतलब आपकी उस लेटिस के अंदर कुछ पोर्शन वॉइड्स का है, कुछ पोर्शन उसके कॉर्नर्स का है, या कुछ पोर्शन फेस का है, तो उसके हिसाब से उसका क्या पैटर्न होगा फॉर्मूले का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n एलिमेंट फॉर्म सीसीपी एंड n इज इक्वल टू ऑक्टाहेड्रल वॉइड, क्योंकि हम ये जानते हैं, हमने पढ़ लिया है कि जिस भी हम क्यूब की बात करते हैं उसका जो जेड होगा, जैसे एससीसी की बात करें Z1 होगा, बीसीसी की बात करें Z2 होगा, एफसीसी की बात करें बेटा Z4 होगा। तो जितने उसमें एटम्स हैं उतना ही उसका ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगा। अगर Z4 है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 4 होंगे और टेट्राहेड्रल्स कितने हो जाएंगे, उसके डबल 8। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल वॉइड्स 2 इंटू एन है, 2 इंटू एन मतलब n क्या हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एलिमेंट m ऑक्यूपाई करता है 1/3 ऑफ टीवी, इसका 1/3 है, और टीवी क्या है 2 इंटू एन। तो उस 2 से इसको हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा 2/3। ठीक, तो m और n में रेशियो क्या है, m:n, रेशियो क्या हो गया 2:3, क्योंकि n तो 1 है, n क्या है यहाँ पे, ये m है आपका बेटा जी और ये n है, n तो आपका 1 है और m क्या आपका 2:3। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे आप 3 से या रेशनलाइज कर दोगे तो ये बन जाएगा m2n3। इस तरह का फॉर्मूला आपने देखा हुआ है, मैंने एग्जैक्टली एक एग्जांपल दिया है Al2O3। तो उस तरह के जो फॉर्मूले हैं, उस तरह की लेटिस जो है वो इस प्रकार का कंपाउंड होते हैं, उसके अंदर आपके 1/3 उसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एटम। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन और भी आएंगे इसके अंदर आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपके डेंसिटी बेस्ड क्वेश्चन है। डेंसिटी का जो फॉर्मूला था Z/m A³ × Na, इसको भी अपन ने किया था। इसके अंदर A³ का ध्यान रखा था कि इसको अपन पिकोमीटर से कन्वर्ट करेंगे, इसका हमें ध्यान रखना है। नाउ क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। एन एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 10⁻² kg/mol हैव ए क्यूबिक यूनिट सेल, कोई यूनिट बना रहा है, वो क्यूबिक वो एससीसी है, बीसीसी है, एफसीसी है, ये पता नहीं है, पता करना है। विद एज लेंथ 405, जिसको कन्वर्ट कर देंगे बाद में, डेंसिटी दे रखी है 2.7 × 10⁻³ kg/m³। व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक, नेचर पूछ रहा है, मतलब उसका जेड, एक्चुअली वो क्या पूछ रहा है, उसका जेड आ जाए पता पड़ जाए। क्यों, अगर बेटा Z1 आता है, अगर Z2 आता है, अगर Z4 आता है जो हमने पढ़े हैं, तो ये आपका एससीसी, ये आपका बीसीसी या ईसीसी, ये आपका एफसीसी। जेड अगर 612 आता है तो वो आपका हेक्सागोनल एफसीसी भी हो सकते हैं, या फिर सीसीपी एफसीसी भी हो सकते हैं, वो और आगे जा सकते हैं, पर मेनली हमारे कोर्स में ये 3 चलते हैं। अब हमें ये सारी चीजें गिवन है, डेंसिटी, मोलर मास, एज, दिस इज द एज, ध्यान रखें, ये मेन चीज है। ये पिकोमीटर में थी, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया हमने, इसका ध्यान रखना है। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है Z/m/A³ Na, जेड बार आ गया, सिंपल सा फॉर्मूला, डेंसिटी इंटू एज क्यूब इंटू एवोगैड्रो नंबर अपॉन मोलर मास। पुट द वैल्यूज किया, हमने कैलकुलेशन करने पे भी गॉट 4.004 समथिंग, तो हमने इसको 4 मान लिया। 4 किसका नंबर है, एफसीसी का। क्वेश्चन क्या पूछा था, नेचर, तो नेचर हमारे पास क्या आ गया, एफसीसी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह क्वेश्चंस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर Z1 आता तो आप यहाँ लिखते एससीसी, अगर Z2 आता तो आप लिखते बीसीसी या ईसीसी। अब आप कहोगे सर बीसीसी ईसीसी पता कैसे पड़ेगा, न्यूमेरिकल से नहीं पता पड़ेगा, इसका एक्स-रे डिफ्रैक्शन होता है, उससे पता पड़ता है। खैर, ये हमारा न्यूमेरिकल पैटर्न है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है 4-5 टाइम्स। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 9th। यस, 9th क्वेश्चन बेटा, what type of stoichiometric defect shown in these given formula, जिंक एंड सिल्वर। देखिए जो जिंक सल्फाइड है उसमें तो फ्रैंकल डिफेक्ट है, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एटॉमिक साइज डिफेक्ट है वो पता होना चाहिए। और मैंने अपने लेक्चर बताया था आपको, अगर याद हो, कि सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा है जिसमें स्टॉकी एंड फ्रैंकल दोनों ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर जो हैं वो कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसलिए ये जो क्वेश्चन दिया जाता है इसमें ZNS का आंसर है फ्रैंकल, और इसका है स्कॉटी एंड फ्रैंकल बोथ।
नाउ क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पूछा है इसने, क्या पूछा है? हाउ वैकेंसीज आर क्रिएटेड और इंट्रोड्यूस इन आयनिक सॉलिड व्हेन कैटाइन ऑफ हायर वैलेंसी एडेड एज एन इम्प्योरिटी। देखो इम्प्योरिटी डिफेक्ट हमारे पास दो तरह के हैं, एक आयनिक के कोवलेंट। कोवलेंट में हम पढ़ते हैं एन टाइप एंड पी टाइप, और आयनिक के अंदर हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल होता है NaCl और SR का, जिसमें एक SR एक जगह पे जाता है और दो Na को वहां से डिस्प्लेस कर देता है, क्योंकि Na की वैलेंसी होती है +1 और SR की होती है +2। उसी को हमने यहाँ पे लैंग्वेज में लिया है। देखें, इन आयनिक सॉलिड इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ एग्जांपल ऑफ NaCl एंड SrCl2। दिस डिफेक्ट arise in ionic crystal due to presence of cation of higher valency replace the cation of lower valency। यानी कि हायर वैलेंसी वाला लोअर को रिप्लेस करता है। अब ये होगा कैसे? हमें क्या करना होगा, NaCl को और SrCl2 को मॉल्टन अवस्था में मिक्स करना होगा और धीरे धीरे, जितना धीरे हो सकता है उसको क्रिस्टलाइज करना है। या तो आप जल्दी जल्दी गर्म करो ठंडा करो, गर्म करो ठंडा करो, या किसी को बहुत ग्रेजुअल क्रिस्टल करो, तो उसके अंदर डिफेक्ट जरूर राइज होगा। वही यहाँ पे हुआ है। सम ऑफ द साइड्स ऑफ Na+ आयंस आर रिप्लेस्ड बाय Sr2+ आयंस एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं आयनिक। टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ईच Sr2+ आयन रिप्लेस 2 Na+ आयन, जो कि दिख रहा है एक SR आ गया यहां से और यहां से, इन दो जगहों से Na चला गया। यहां पे उसने वैकेंट साइड क्रिएट कर दी या ऑक्यूपाइड साइड कर दी, लेकिन प्लस देखें तो यहां दो आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस है और 8 माइनस है, मतलब इलेक्ट्रिकल वो न्यूट्रल है। इसी हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। वही इसमें दिया है, ऑक्यूपाइड बाय SR एंड अदर साइड रिमेन वैकेंट विच इज कॉल्ड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। और ये डायग्राम में मैंने बताया है कि एक SR के आने से दो Na यहाँ से डिस्प्लेस हो गए, ये वाली चीज कहला रही है वैकेंट और यहाँ पे कहला रही है ऑक्यूपाइड। तो ये आपका हो गया एक इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसकी वजह से उसके कलर में और उसके दूसरे नेचर में फर्क आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस आपके लिए किए हैं, आप इनको सॉल्व कीजिए। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में जाके पूछिए मेरे से। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के मैं क्वेश्चंस के आंसर के सॉल्यूशंस दूंगा। टिल बाय।